वीएलए अंबाला जी भी जुड़ चुकी हैं, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक मार्केट टुडे से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। मैम सबसे थैंक यू। पहले मैं बाजार पर आपसे राय लूंगा, कैसे देख रहे हैं? तेजी कंटिन्यू दिख रही है आज के सेशन में? क्या कुछ लेवल्स नजर आ रहे हैं आज के लिए यस, आज का जो एक अपसाइड का मूवमेंट बनता था वो गैप अप में पॉसिबल हो जाएगा। सो आई एम हैप्पी कि निफ्टी ने 25,800 के भाव को बचा लिया है, क्योंकि वो एक ऐसा रेंज था जिसके नीचे जो दैट वाज लाइक अ मेक और ब्रेक। तो उसके नीचे अगर टूट जाता है, क्योंकि जापान के रेट इंक्रीज होने के बाद भी, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के बाद भी अगर हम 25,800 बचा पा रहे हैं, तो आई एम हैप्पी फॉर दिस। नाउ आज के लिए जो एक इंट्राडे रेजिस्टेंस मुझे समझ में आता है कि कहां पर हम लोग एक, अगर पहली बात तो ये कि ट्रेंड क्या समझ में आता है, तो अब आपके लिए जो 25,800 का जो सपोर्ट है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर दिस ट्रेंड है, या फिर इस साल के लिए भी हम बोल सकते हैं कि 25,800 अगर बच जाता है तो शायद अगली जो तिमाही है वो हमारे वेरिएबल तिमाही इंडेक्स लेवल पर होने वाली है। एंड थैंक्स टू रिलायंस कि रिलायंस ने पिछले सेशन में और उससे पिछले सेशन में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से हम ये मजबूती को देख पाए हैं। नाउ आज के लिए जो गैप अप ओपनिंग होने के बाद में देख वेट एंड वॉच का, अगर हमें एक एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को देखना है ब्रिज जी, तो हम 26,080 और 90, सीधा सीधा 26,100 के ऊपर जब भी हम क्लोज होते हैं तो हम छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। और ये मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रही हूँ। बट आज के इंट्राडे में इन माय ओपिनियन आज अगर हम लोग 26,100 के आसपास अगर हम खुल रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अग्रेसिव बाइंग इंट्राडे में मत लीजिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो। और अगर आपको 25,900 तक या 25,950 तक निफ्टी आज इंट्राडे में मिल जाए तो बाय का ट्रेड हम वहां पर प्लान कर सकते हैं। वो ज्यादा सेफर एंड स्मार्ट वे होगा। जी बिल्कुल। ये राय निकल कर आ रही है मार्केट को लेकर, उसके अकॉर्डिंग जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो भी व्यूवर्स इस वक्त द बोनस के साथ जुड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। मैम कुछ स्टॉक्स पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ अपडेट्स आए हैं उसको लेकर। सबसे पहले जुपिटर वैगन्स पर बातचीत करेंगे। प्रमोटर तात्रवावा और गोनका ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है 135 करोड़ रुपए में, 0.55% हिस्सेदारी का अधिग्रहण यहां पर निकल कर आया है। मैम स्टॉक को लेकर आपके क्या व्यू है? 261 के करीब की क्लोजिंग रही है। पिछले 6 महीने में देखा जाए तो लगभग 29% से ज्यादा का इसके प्राइजेस गिर चुके हैं। मैम क्या व्यू देंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक ग्रेजुअल मोड पर बहुत एग्रेसिव बाइंग करंट प्राइस पर ना लेते हुए, लेकिन एक अगर हमारा एक व्यू है कि हम इसको एक साल भी नहीं, एक्चुअली कम ही लगेगा, अगर हम इसको आज से 6 महीने जून तक जुलाई तक होल्ड कर सकते हैं, तो फिर इसमें 250 से लेकर के 235, तो अभी 260 पर है पिछला सेशन लगभग, तो 260 रुपए से 235 की इस रेंज में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन मोड पर बाइंग कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बोला है कि स्टॉक अभी भी थोड़ा सा सेक्टर के कंपैरेटिवली महंगा है। वी आर वेरी क्लोज टू रिजल्ट, आई मीन बजट। और अगर जैसे जैसे बजट की नजदीकी आ रही है, ऐसे स्टॉक जिनमें कुछ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्री में कुछ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की अगर अनाउंसमेंट आती है तो वो स्टॉक्स भागेंगे। सो ऑलरेडी ये स्टॉक काफी निचले स्तरों पर है, देखा जाए तो 52 वीक के लोग के पास में ही है अभी भी। लेकिन आपको रेंज समझनी है 260 से 235 रुपए की, इस रेंज में आप बायर बन सकते हैं इन माई ओपिनियन। एंड हम यहाँ पर एक मिनिमम टारगेट 295 रुपए से लेकर के एक सेकंड टारगेट हम यहाँ पर चेस कर सकते हैं डाउन द लाइन 6 मंथ 350। तो अच्छे टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल बन रहा है। आज की मार्केट में भी खरीद सकते हैं और अगली एवरेजिंग सिर्फ तब करिए जब ये 235 के आसपास आए। नाउ इन दैट केस स्टॉप लॉस हम लोग 225 रुपए का मेंटेन करके इसको होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 225 का स्टॉप लॉस, एवरेज प्राइस जब आपका 260 और 35 के बीच में है, हिट होने के चांसेस बहुत ही कम है। कंपेरेटिवली आपके जो टारगेट, बड़े टारगेट यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर 225 का स्टॉप लॉस लगाकर आप पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, ये मैम की राय है। मैम KEC इंटरनेशनल पर आपसे राय लूंगा। अगर देखा जाए तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की बोलियों में हिस्सा ले सकेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हम लोग लगातार देख रहे थे टेंडर जो प्रक्रिया था उसके 9 महीने के लिए बाहर कर दिया गया था, अब उसमें राहत मिलती हुई हम लोग देख रहे हैं। इसको KEC इंटरनेशनल को 709 के करीब की क्लोजिंग रही है। अगर पिछले 6 महीने में देखा जाए तो लगभग 19% ये भी गिर चुका है।
क्या राय रहेगी मैम, क्या देखते हैं आप, क्या सजेशन देंगे ट्रेडर्स को इस वक्त? ट्रेडर्स को सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझ हाईलाइट करना चाहती हूँ। जहां पर एफआईआई ने पिछले साल लाखों में माल बेचा है, लाखों करोड़ में बेचा हाँ एक्चुअली, हाँ। ये स्टॉक ऐसा रहा है जिसमें कि 2.32% की इन्होंने इंक्रीमेंट की है अपनी होल्डिंग्स में। सो इट शोज द कॉन्फिडेंस। नाउ एक और चीज आपको यहाँ पर एक फाइनेंशियल में भी एक चीज और देखनी है कि कंपनी 88% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बना रही है और क्वार्टर बेसिस पे 29% का प्रॉफिट इसने डिक्लेयर किया है। अब इस चीज के चलते अगर मैं देखूं तो सेक्टर यहाँ पर 17 के मल्टीपल्स पर है और आपका स्टॉक 27 के मल्टीपल्स पर। सो द क्वेश्चन हियर इज कि क्या ये जस्टिफाई करता है इस एक्सपेंसिव पीई को? यस। सो अभी ये स्टॉक 711 के आसपास में मुझे दिख रहा है यहाँ की कल के क्लोजिंग सेशन के पास में। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप धीरे धीरे इसमें बाइंग का एक व्यू बना सकते हैं लाइक एन इन्वेस्टर ओनली। और इसमें आपको अप्रोक्सीमेट एक टारगेट आप पकड़ के चलें कि 770 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली हाइपर एक्सपेक्टेशन में नहीं रख रही हूँ, बट इट इज वेरी पॉसिबल कि आपको 860 तक का सेकंड टारगेट भी दिख सकता है। यू गोट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस। आप 630 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, या फिर दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि इन केस आपकी बाइंग से ये स्टॉक कभी भी अगर 5% गिरता है एनीवेज, तो वहां पर आप थोड़ा सा लगभग 10-15% जो भी आपके फंड्स आपको मैनेज अलाउ करे, आपका एफएम आपको अलाउ करे, फाइनेंशियल एडवाइजर जो है आपका, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। करंट प्राइस पर भी जैसे कि मैंने फंडामेंटल्स एस्पेक्ट्स रखे हैं, जो न्यूज का फ्लो है, उन सब चीजों को देखते हुए इसमें अपसाइड की मूवमेंट बनने की बहुत चांसेस है। जी बिल्कुल, के इसी पर ये राय निकल कर आ रही। जो भी दर्शक बोनस के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई भी सवाल हो, कहीं पर पोजीशन फंसी पड़ी हो, किसी स्टॉक पर राय जानना चाहते हैं तो कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। हम मैम से एक एक करके आप लोगों के सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मैम, फोर्टिस हेल्थ केयर पर बातचीत कर लेते हैं। अगर प्रीवियस सेशन की बात की जाए तो 889 के करीब की क्लोजिंग रही है। इसको लेकर एक अपडेट भी आया कि बेंगलोर के 125 बेड वाले हॉस्पिटल खरीद का एग्रीमेंट साइन हुआ है। पीपल एंड ट्री हॉस्पिटल को 430 करोड़ रुपए में खरीदेगी ये कंपनी। कैसे देखते हैं मैम स्टॉक को? अगर पिछले 6 महीने में देखा जाए तो 17% से ज्यादा का रिटर्न भी दे चुका है। क्या राय रखते हैं? इन्वेस्टर्स को क्या सजेशन देंगे आप? मैं एक सिंपल थंब रूल आपके लिए फोर्टिस के लिए बताना चाहती हूँ। फोर्टिस हेल्थ केयर 200 दिन के मूविंग एवरेज पर एक्ट करता है एज अ क्रूशियल सपोर्ट। इन्वेस्टर्स, आप इसको हिस्ट्री देखिएगा कि अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे ज्यादा देर तक ये उसके नीचे नहीं रह पाया है। एंड लकीली जब आज हम ये बात कर रहे हैं और जब ये न्यूज फ्लो आया है, कंपनी जब एक्सपेंशन कर रही है, तो आज ये अपने 240, 250, 840, 850 के आसपास ये 200 दिन का मूविंग एवरेज बन रहा है। नाउ पिछले सेशन में 890 के आसपास ये क्लोज हो गया, विच गिव्स एन इनसाइट कि अगर आप इस, और एक और चीज, ये इन्वेस्टर के लिए सपोर्ट बनता है या अधूरा है, कहाँ क्या मूवमेंट होती है उसके बाद, ये भी जानना जरूरी है। जब जब ऐसा हुआ है, थैंक्स अ लॉट, जब ऐसा हुआ है तब स्टॉक ने लगभग 70 से 110% के अपसाइड की मूवमेंट को कंटिन्यू किया है। आप ये, और इसमें जो समय लगा है बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, मुश्किल से 1 से 1.5 साल का। चार्ट पर हिस्ट्री जाकर के चेक करिएगा। ये मैंने इसलिए बताया कि जब मैं लेवल्स आपको देने जा रही हूँ कि इसमें ये टारगेट्स आ सकते हैं, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि दैट इज पॉसिबल। नाउ 890 के आसपास में है ब्रिजी। इन माय ओपिनियन अगर ये हमको 850 से 890, वैसे तो शायद 890 आज ना मिले, लेकिन फिर भी 850 से अगर ये हमें 900 तक भी मिलता है तो हम यहाँ पर 1000 रुपए का एक पहला टारगेट एंड दूसरा टारगेट बहुत दूर दे रही हूँ मैं, 1250 के लगभग का सेकंड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 से 1.5 साल का समय दीजिए एंड लेट दिस स्टॉक परफॉर्म इन योर पोर्टफोलियो। और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बन सकता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 785, 785 का स्टॉप लॉस हम यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इट इज अ गुड बेट फॉर इन्वेस्टर। 1 से 1.5 साल का नजरिया रख के चलिए, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है। जी बिल्कुल, लंबी अवधि के नजरिए से फोर्टिस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जा रही है, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उस पर आप लोग जरूर ध्यान रखें। मैम, टाटा केमिकल पर भी बातचीत कर लेते हैं। अपडेट भी आया है कि सिंगापुर बेस्ड नोवा बे लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी ये कंपनी। सब्सिडरी देखा जाए तो TCIPL के जरिए शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया गया है। टाटा केमिकल अगर देखें तो 763 के करीब की क्लोजिंग रही है। इसको कैसे देखते हैं मैम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप स्टॉक को?
इन्वेस्टमेंट एज शॉर्ट टर्म ट्रेड दोनों के लिए बेटर लग रहा है। 760 के पास में क्लोज हुआ। इतना ध्यान रखिएगा कि 735-30 तक आ सकता है एक बार और। जस्ट वो होता है ना, कभी कभी जब आप बहुत बॉटम के पास भी होते हो, बहुत सब कुछ मैक्रो फैक्टर भी सब ठीक लग रहे हो आपके स्टॉक स्पेसिफिक, तब भी एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग जैसी जो बात होती है ना, दैट कुड हैपन वंस। तो उसके हिसाब से आप 735 के लिए थोड़ी बहुत तैयारी रख लीजिएगा। नाउ 760 के आसपास में है, और यहां से मेरी नजर में तो 815 एक पहला टारगेट इजी अचीवेबल लगता है। इसके बाद अगर आप होल्ड कर पाए स्टॉक को, देन यू कैन एक्सपेक्ट 900 टारगेट ऑल्सो। एंड मैं जो समय की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख रही हूँ, मुश्किल से 1 से 4 महीने। सो शॉर्ट टर्म के लिए भी एक ट्रेड है, और इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप देखें तो भी आप इसमें फर्दर टारगेट्स अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देख रहे हैं, तो जैसे इसमें टारगेट हो जाए ट्रेल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद एक करेक्टिव मूव को ही कंटिन्यू करता है। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। प्राइस अभी एक बेटर प्राइस पर, बेटर चार्ट पर अवेलेबल है। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। एवरेजिंग 735 के आसपास कर सकते हैं, तो आप इसमें हाथ डालें। स्टॉप लॉस रखिएगा लगभग अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस आप 670 रुपए का, 670 का मेंटेन जरूर कर लीजिए। जी बिल्कुल, टाटा केमिकल पर ये राय निकल कर आ रही है। मैम, लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, मैं चाहूँगा उनके सवालों के जवाब भी ले लिए जाएं। अतुल जी का सवाल है, गुड मॉर्निंग बोनस टीम। सवाल है उनका कि आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के जो शेयर हैं, 90 शेयर 117 के भाव पर खरीद कर रखें। अभी क्लोजिंग अगर देखें तो तकरीबन 348 की रही है, यानी यहाँ से अच्छे खासे प्रॉफिट में है। क्या करना चाहिए मैम, प्रॉफिट बुक करें या अभी भी वेट करके चल सकते हैं? ये ABFRL है ना? हाँ जी जी जी। ABFRL तो फैशन है। आदित्य बिरला, माफ कीजिए, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल है जी। 117 के भाव पर उनकी बाइंग है, 90 शेयर। यस। और 170 117 ओके ओके ओके, कल वगैरह ठीक है। तो आप इसको अभी तो आपकी बाइंग यहाँ पर आई ही है, तो मेरे अभी तो कल के सेशन में 117 आया है, तो जी एग्जैक्टली। ओके। तो इस कंडीशन में तो देखिए आपको एक ही चीज करना चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही स्टॉक को बहुत ही निचले स्तर पर खरीदा है, वन थिंग। दूसरा ये थोड़ा बहुत मेरी नजर में थोड़ा बहुत ये करेक्टिव मूव कर सकता है थोड़ा बहुत और, बट आई डोंट सी इट बिलो 105। तो कहां तक करेक्ट कर सकता है मैं वो बता सकती हूँ आपको फिलहाल के लिए, कि 105 के आसपास तक एक बार और आ सकता है। इफ यू कैन मैनेज तो वहां पर एड ऑन करो, इफ नॉट इट्स ओके, क्योंकि जब करेगा तो उसके कंपैरिजन में भी अच्छी अपसाइड की मूवमेंट को कंटिन्यू करने की पोटेंशियल रखता है। नाउ अगर आपको एक स्टॉप लॉस फिर भी ध्यान में रखना है, तो आपके बैंक से 17% 18% है, विच इज 100 रुपीज स्टॉप लॉस। तो आप 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चल लीजिए, और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट ऑफ 135 से लेकर के अप टू 170 तक रख सकते हैं, क्योंकि और इसमें नजरिया टाइम जरूर दीजिएगा। प्लीज डोंट ट्रीट इट लाइक आज खरीदा कल परसों बेचा, थोड़ा ही आपसे समय की डिमांड करेगा। जी बिल्कुल, ये आदित्य बिरला लाइफस्टाइल को लेकर राय है मैम की। मैम, इंडियन होटल्स पर भी बातचीत कर लेते हैं, इसको लेकर एक अपडेट भी है। ताज GVK होटल्स में हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी गई है। ताज GVK में 25.52% की हिस्सेदारी को डाइवेस्टमेंट अगर देखा जाए तो मंजूरी दी गई है। अगर इसके प्राइजेस की बात की जाए तो पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा मूवमेंट कुछ दिखा नहीं है। 730 के करीब की क्लोजिंग रही है। क्या राय रहेगी मैम, क्या सजेशन रहेंगे आपके? अगर ये आपको थोड़ा बहुत आज इस न्यूज के चलते आपको थोड़ा बहुत नीचे के स्तर पर मिले, तो खरीदने की कोशिश करिएगा। इंडियन टूर एंड ट्रेवल्स में अगर आप बात करें तो टूरिज्म इंडस्ट्री एक बूमिंग इंडस्ट्री रहेगी, एंड इट्स नो मोर। मतलब देखिए, हमारी जनरेशन में और हमारे माता पिता की जनरेशन में और हमारे दादा दादी की जनरेशन में एक बड़ा फर्क आया है। आज के समय में पहले लोग ये करते थे कि कमाओ और बचाओ भी अपने बच्चों के लिए। आज के समय में भी वो है, कमाओ बचाओ, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा बहुत यूज करो। फैमिली छोटी हो रही है, तो टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले जितनी भी कंपनीज है ना, वो जो ट्रेंड थोड़ा सा आगे मुझे लगता है कि और मजबूत होगा। पीपल आर वेरी वेरी लाइकली टू स्पेंड ऑन देमसेल्फ एंड देयर फैमिली। जीना चाहते हैं लोग, तो जनरली एस्केप्स जो ढूंढते हैं वो घूमने फिरने के हिसाब से ही देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री आगे अगले कुछ, अगर आप अगर आप कपल ऑफ ईयर्स की बात करें, तो ये एक प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री बन सकती है। सो अभी के लिए इंडियन होटल 730-31 के आसपास क्लोज हुआ है। बिकॉज ऑफ द न्यूज, अगर आपको ये 710-15 तक मिल जाए, ट्राई टू बाय दिस, बिकॉज यहाँ पर आपका वन कैन कंसिडर टू बाय, क्योंकि यहाँ से हमको 760 रुपए का 760 इज अ फर्स्ट टारगेट एंड अप्रोक्सीमेट। यहाँ से हम लोग अगर थोड़ा और स्ट्रेच ले ले और साल भर का नजरिया अगर बाय चांस रख ले,
तो वेरी लाइकली कि 880 तक भी निकल जाएगा। रही बात स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस इन ऑल द कंडीशंस 705 का है। जी बिल्कुल, इंडियन होटल्स को लेकर ये राय निकल कर आ रही। मैम, श्रीराम फाइनेंस पर आपसे राय लूंगा। कई सारी रिपोर्ट्स आई ब्रोकरेज के, अलग अलग टारगेट्स दिए हैं। जैसे कोटक ने टारगेट दिया है 990 का, और इसके अलावा IIFL ने दिया है 1200 के टारगेट यहाँ पर दिए हैं। CLSA ने यहाँ पर 1030 का टारगेट दिया है। जेफरीज ने भी इसमें अपनी राय रखी है और बाई की सलाह दी है और 1080 का टारगेट दिया है। स्टॉक को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? 905 के करीब की क्लोजिंग है। आपसे ओवरव्यू जानना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिहाज से दोनों। ट्रेड के लिहाज से पहले तो मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहती हूँ कि इस स्टॉक को अभी रिसेंटली भी कई प्लेटफॉर्म पर मैंने पब्लिकली रिकमेंड भी किया है बाइंग के लिए, एंड जो बाइंग रेंज थी मेरे लिए वो 650 के आसपास थी, एंड नाउ वी आर एट 900। सो और कई बार अपने मेंबर्स के लिए भी हमने इसको रिकमेंड किया है ट्रेड्स के पर्पज से अपने प्रीमियम मेंबर्स को, तो ये हमारे लिए एक रिकमेंडेड ट्रेड कॉल रही है। नाउ अब ये 900 के आसपास है, तो आगे क्या? आगे भी मेरा जो जिस तरह से एक्सक्यूज मी जिस तरह से रेट कट्स हुए हैं, और ऐसी कंडीशन में NBFCs के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज ये है। NBFCs फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज और श्रीराम फाइनेंस ऑलरेडी एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है। बजाज फाइनेंस के साथ साथ श्रीराम भी एक बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री में आ रहा है। इमर्जिंग नाम है, प्रोमिनेंट नेम है, और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्शन मिल रहा है और भी उनका इंटरेस्ट आ रहा है। सो रही बात टू बी स्पेसिफिक दिस स्टॉक, तो ये आगे भी वेरी वेरी लाइकली, मैं वेरी वेरी लाइकली वर्ड यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर वो पोटेंशियल है। अब यहाँ से जो टारगेट्स इन्होंने दिए हैं, अगर ये 1 ईयर के मद्देनजर रखे हैं, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। लेकिन मैं यहाँ पर एक सजेशन जरूर देना चाहूंगी। करंटली इट इज 900 इफ यू आर एन इन्वेस्टर, और अगर ये आपका 1100 के प्राइस को अगले 1 साल में, विच इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी, 1100 का टारगेट ये निकाल सकता है। उसके बाद आप इसको ट्रेल करके रख दीजिए लगभग 1000 के प्राइस पर, ताकि आपका मिनिमम एक टारगेट तो सिक्योर हो ही जाए और जिसमें मूवमेंट है वो पूरी कंटिन्यू हो। ये है एक इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रिज जी। नाउ अगर आप इसमें ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो करंट प्राइस पर 900 के आसपास आप इसको खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली एंड मस्ट रखिएगा 830 के आसपास में, और यहां से आप अप्रोक्सीमेटली ट्रेडर के हिसाब से आप यहां से लगभग 960 रुपए एक पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट आप 1100 का टारगेट कर सकते हो। लेकिन पहले टारगेट पर अपनी पोजीशंस को सिक्योर करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों टारगेट डिस्कस किए हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के हिसाब से भी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी। जी बिल्कुल श्रीराम जी। मैम स्टॉप लॉस, हाँ जी प्लीज। स्टॉप लॉस मस्ट है। 825 रुपए स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हो चाहे आप ट्रेडिंग के लिए आ रहे हो। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाए। मैम, अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी आपसे राय लूंगा। 11,497 के करीब की क्लोजिंग रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक अपडेट भी आया है। 782 करोड़ रुपए के पेमेंट के लिए GST डिमांड नोटिस मिला है। उचित फोरम पर नोटिस को चुनौती देने की तैयारी में है कंपनी। कैसे देखते हैं स्टॉक को, आपके क्या व्यू हैं? देखिए, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट घटा है द्विवेदी जी अभी हाल फिलहाल में, और अगर इस बजट में रही बात, भारत भी एक बहुत बड़ा सीमेंट का कंट्रीब्यूटर है, सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, और बहुत बड़ा चंक हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सीमेंट का, बाहर की कंट्रीज के लिए। सीमेंट ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं, एक स्पेसिफिक थीम की अगर मैं बात करूं, तो अल्ट्राटेक सीमेंट अभी 11,500 के आसपास में है। एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, और इन्वेस्टर के लिए तो जो बाइंग लेवल है वो बहुत दूर है। तो फिलहाल आप इसको एक ट्रेड की नजर से ही देखिए। नाउ ये न्यूज के हिसाब से भी अगर आज भी हम 1 से 2% के रेंज में अगर कल के क्लोजिंग प्राइस पर खुल जाए, फॉर एग्जांपल हम 11,300 11,700 इस रेंज में अगर हम खुल रहे हैं, तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस विच इज 112050 यानी 11,250 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके हम यहाँ पर एक छोटे टारगेट को चेस कर सकते हैं विच इज एट 12,000, एंड इसके बाद हम चाहे तो उसको होल्ड कर सकते हैं 12,400 के लिए भी। बट एज ऑफ नाउ इन माई ओपिनियन मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा और वेट करिए। पॉसिबल है, अगर ये मिल जाए तो बहुत बढ़िया, कि अगर हमें 10,500 के आसपास मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, बट अभी के लिए एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी तो है, उसको एनकैश किया जा सकता है। मैम, डिक्सॉन पर भी मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली ने डिक्सॉन पर अंडरवेट कॉल बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है
11,563 का रखा है। जो आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट नॉर्म्स बढ़ने से ग्रोथ पर सवाल खड़े हुए हैं। अगर देखा जाए 13,218 का यहाँ पर क्लोजिंग रही है। क्या राय है मैम डिक्सॉन टेक्नोलॉजी से, क्या इससे दूर रहने के सजेशन देंगे या बने रहा जा सकता है इसमें अभी भी? इसमें अभी तो बने रहने की सलाह है, काफी टूट चुका है स्टॉक। हालांकि सेक्टर से भी ईएमएस स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर देखने के लिए मिला ही था, बट आप देखिए कि ये स्टॉक, मैं दो तीन चीजें वैलिडेट मेरे एनालिसिस को आप मैं क्यों इसमें बाइंग की रेटिंग दे रही हूँ, सो दैट आप भी फ्यूचर में खुद भी किसी डिसीजन को ले रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प मिल जाए हाउ टू सेलेक्ट द स्टॉक्स, अगर आप मेरे नजरिए को देखते हैं तो। सबसे पहला, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में यस देयर इज अ डिक्लाइन, एफआईआईस ने होल्डिंग्स इसमें लगभग 2% से बेची है। नाउ अगर हम इसके सेक्टर को देखें तो सेक्टर से सस्ता स्टॉक है, लगभग 10-12% सस्ता ही मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए कॉन्फिडेंस का काम करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली ठीक ठाक है, प्रॉब्लम नहीं है और महंगी नहीं है आज की डेट पर। नाउ अगर हम इसको चार्ट पर देखें तो चार्ट पर भी उतना एक्सपेंसिव नहीं लगता है। तो पहला फंडामेंटल देख लीजिए, उसके बाद आप चार्ट देखिए। नाउ अगर हम देखें 13,070 के आसपास, 13,270 के आसपास में ये है। इन माय ओपिनियन अगर ये मिल जाए आपको तो इसमें 12,400 का मुझे नहीं लगता कि ये वाला लेवल अभी, पहले जो मैं टारगेट्स देने जा रही हूँ उससे पहले इनकी बाइंग जो इन्होंने सजेस्ट किया वो ट्रिगर होगी। सो इन माय ओपिनियन एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है 13,300 तक भी इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस रखेंगे 12,400 का। टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे 14,500 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 15,100। तो ये दो टारगेट के लिए स्विंग ट्रेड तो आप प्लान कर सकते हैं। नाउ एज फार एज द इन्वेस्टमेंट कंटेक्स्ट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो ऑफकोर्स अगर आपको 11,500 से 11,600 के आसपास मिल जाए, इट्स ए क्वेश्चन फ्रॉम मी, आएगा क्या मुझे नहीं लगता अभी हाल फिलहाल आएगा। अगर आ जाए तो फिर वहां पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर प्लान कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड जरूर बनता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, डिक्सॉन में शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग को जो सजेशन दिया जा रहा है मैम की ओर से उस पर ध्यान रखकर आप लोग देख सकते हैं। मैम टाटा स्टील पर भी बातचीत कर लेते हैं। जमशेदपुर सीजीएसटी कमिश्नर के ऑफिस से नोटिस मिला है। कुल अगर देखा जाए तो 11,032 करोड़ रुपए की देनदारी चुकाने का आदेश मिला है। स्टॉक को लेकर आपके क्या व्यू हैं? अगर देखा जाए पिछले 6 महीने में 10% के ऊपर चढ़ चुका है, 169 के करीब की क्लोजिंग है। क्या सजेशन रहेंगे टाटा स्टील में आपकी ओर से मैम? इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये कैसा लग रहा है आपकी ओर से? ब्रिज जी, मेटल्स थोड़े से लीड कर सकते हैं मार्केट में एक मूवमेंट को। सो टाटा स्टील उस मूवमेंट का पार्ट भी बनने के लिए तैयार हो रहा है। नाउ 168 170 के आसपास ये पिछले सेशन में है। मैं एक रेंज सुझाना चाहती हूँ 165 टू 170। अगर ये इस रेंज में आपको मिलेगा, वेरी वेरी लाइकली कि एक दो दिन इसी रेंज में ट्रेड करने वाला है, तो आप इसको एक खरीदारी के एक मध्य अवधि वाले खरीदार के हिसाब से भी आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। एंड जो मिनिमम टारगेट है, इसकी जैसी चाल है उसी के हिसाब से आपको अपने टारगेट सेट करने हैं फॉर मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, मध्य अवधि के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर 178 ऑनवर्ड्स अप टू 194 तक इसमें आप टारगेट्स देख सकते हैं। बट अगर आपका व्यू इन्वेस्टर का है तो भी आप इसमें आज की डेट में भी पैसा लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा है बिकॉज द कंसिडरेशन इज कि स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर छोटा है। 158 के स्टॉप लॉस के साथ में इसमें एंट्री बनाई जा सकती है, जिसमें कि 171 जो भी टारगेट्स मैंने दिए हैं उन टारगेट के साथ हम इसको देख सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं अगले पूरे 1 साल के लिए भी। लाइकली है कि अगर मेटल्स के लिए अगर हमारे लिए जो पॉलिसी थोड़ी सी रिलीफ अगर हो जाती है, जो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर थोड़ा सा अगर कुछ सपोर्ट मिल जाए तो ये मेटल स्टॉक थोड़े अच्छे चल सकते हैं। दैट्स माय ओपिनियन। तो आज की डेट में भी ये खरीदने लायक है 165-170 की रेंज में। ब्रिज जी, अगर आपको कभी भी लगे कि थोड़ा सा सिर्फ लेवल्स की बात करनी है तो भी आप मुझे बता दीजिए। मैं कंटेक्स्ट इसलिए बताती हूँ लोगों को सो दैट लोग उस चीज को समझ के अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन ले। जी बिल्कुल, ये टाटा स्टील पर राय निकल कर आई। मैम आपने जिक्र किया मेटल सेक्टर का, तो हम लोग देख भी रहे हैं चांदी के प्राइजेस रिकॉर्ड हाई पर हैं। यहाँ पर जिंक में भी तेजी दिखी, कॉपर के भी प्राइजेस रिकॉर्ड हाई पर जाते हुए देखे, अभी भी तेजी कंटिन्यू है। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर पर मैं आपसे राय लूंगा। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की बात की जाए तो पिछले 1 महीने में अगर कोई निवेश किया होता तो लगभग 29% का रिटर्न पाता। यहाँ पर क्या राय है मैम? क्या यहाँ से अभी भी एंट्री ली जा सकती क्या हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर में?
थोड़ा सा तो महंगा हो गया, लेकिन अगर आपका नजरिया बड़ा है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए इट्स एक्सपेंसिव, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इट्स नॉट एक्सपेंसिव। व्हाई? बिकॉज इन द लॉन्गर रन, मैं लॉन्गर रन में भी कम से कम 3 क्वार्टर्स की तो मिनिमम बात कर रही हूँ। थोड़ी सी लोगों ने डेफिनेशन चेंज कर ली है आजकल, 6 महीने की भी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म बोलते हैं, बट दैट्स नॉट द केस। बट स्टिल अगर आप इसको 3 क्वार्टर से लेकर के 6 क्वार्टर्स का, 9 महीने से 1.5 साल का अगर आप समय दें, तो ये स्टॉक अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे। दैट्स माय ओपिनियन। एंड अपने मेंबर्स को भी हमने इसको, अभी मुझे नहीं याद तो आ रहा है कि 465 पर मैंने शायद बोनस पर भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी इसको रेकमेंड किया था, हिंद जिंक को 465 पर, और अभी 588-90 के आसपास में है। सो अच्छी रिकमेंडेशन रही वो, और अच्छा परफॉर्म इसने किया। बट मेरा ओपिनियन ये है कि जो डिसरप्शन या जो कंस्ट्रेंट हम लोग सप्लाई साइड से देख रहे हैं मेटल्स में, उसकी वजह से, जबकि डिमांड बढ़ी है, तो उसकी वजह से, या फिर डिमांड को हम ये कह सकते हैं कि डिमांड स्थिर है, स्टेबल है, लेकिन सप्लाई थोड़ा सा रुकी है, सप्लाई थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हुई है। तो अभी भी मेटल्स में वो जो चमक है, वो जो आयरनी है, वो आगे भी रहने वाली है। तो अगर आप मेटल में हिंद जिंक मोनोपोलिक स्टॉक को ढूंढ रहे हो, आप इनको देखो। ये अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है कि आपके हाथ से गाड़ी छूट गई, वैसा नहीं हुआ है। बट एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप एक बहुत अच्छी रैली के बाद आ रहे हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि 30-40% की एक पूरी रेंज है, दोनों स्टॉक की एवरेज बात कर रही हूँ मैं। तो आप एक अच्छी खासी रैली के बाद आ रहे हैं। सो बी वेरी कॉशियस। जब आप पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा सा रखो बाजू में थोड़ा सा पैसा, ताकि अगर ये स्टॉक 15% तक आपकी बाइंग से अगर इनकेस टूट जाए, तो आप वहां पर थोड़ा सा एड ऑन कर सके, बिकॉज उसके बाद में वापस से ये स्टॉक भागेंगे। दैट्स माई ओपिनियन। सो इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी ये मौका है। इनफैक्ट अभी साल 2025 के खत्म हो गया, 26 के लिए मैंने एक 5 स्टॉक्स फाइंड किए हैं। उसमें से मेरे लिए हिंद जिंक एंड हिंद कॉपर, अभी भी उन 5 स्टॉक्स में से 2 स्टॉक्स ये इंक्लूड मैंने किए हैं अपने मेंबर्स की रिकमेंडेशन पर्पज से। सो मेरे लिए ये अभी भी स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल। या अभी भी हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर को लेकर यहाँ पर राय ये दी गई है। मैमक्यू से लगातार हम लोग देख भी रहे हैं, प्राइजेस में तेजी दिख रही है। चांदी आज के सेशन में भी रिकॉर्ड हाई पर है, उसका इम्पैक्ट प्राइजेस पर पड़ रहा है। प्राइजेस यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में भी तेजी देखते हुए हम लोग नजर आ रहे हैं। मैम आज के लिए टॉपिक्स में क्या रहेगा वो तो हमने पूछना ही भूल गए, काफी लेट हो चुका है। मैं चाहूंगा शॉर्ट में बता दीजिए टॉपिक्स में क्या रहेंगे आज आपकी ओर से। एक तो आप जुपिटर वैगन देखिए, एंड एक स्टॉक और मैंने फाइंड किया है। एक सेकेंड, इतने सारे स्टॉक ऐड हो गए हैं लिस्ट में, एक सेकेंड, मेरा ही स्टॉक। दूसरा स्टॉक हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो मेरी नजर में है, केएसबी शांति बिल जो आया है उससे रिलेटेड, उसके अराउंड का स्टॉक है। तो आप जुपिटर वैगन करंट प्राइस पर आप देख सकते हैं, एंड यहाँ से ऑलरेडी हम टारगेट डिस्कस किए हैं। मैं एक बार वापस से टारगेट बताऊं क्या? जी प्लीज। ओके, वैसे प्री मार्केट में 3% का आप दिख रहा है इसमें ऑलरेडी। आई डोंट नो कि, वेल नो वरीज, फिर भी इसमें पोटेंशियल है। अगर मैं देखूं कि जुपिटर वैगन अभी हमको मिलेगा, मुझे लगता है 270 से 265 की रेंज में आज इंट्राडे में, तो हम इसको इंट्राडे में कंसीडर कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 880 अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट टारगेट। और अगर आप मिड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का भी प्लान करें, मतलब कुछ हफ्तों का, तो भी आप यहाँ पर 335 के आसपास का टारगेट, सेकंड टारगेट को आप चेस कर सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जैसे आपका फर्स्ट टारगेट हो जाए, अपनी कैपिटल को थोड़े से प्रॉफिट के साथ प्रोटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और स्टॉप लॉस जो है JWL में हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 250 का, 250 रुपए का स्टॉप लॉस, विच इज मोर देन इनफ। जी दूसरा स्टॉक है, हाँ जी, दूसरा स्टॉक है केएसबी ब्रिजी। केएसबी अभी 770 पर हमको इस मार्केट में क्लोज होते हुए दिख रहा है। मतलब आज हमको 270 के 770 के आसपास, 270 के आसपास दिखेगा और बाइंग के लिए। और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 815 ऑनवर्ड्स अप टू 880 से लेकर के तक हमें यहाँ पर एज ए सेकंड टारगेट मिल सकता है। सो करंट प्राइस पर मिलता है, बाइंग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम लोग 725, 200 क्यों नहीं जा रहा है? एक्चुअली जल्दी में होता है मैम, क्योंकि टाइम भी होने आ गया। कोई नहीं, आप शॉर्ट में एक बार बता दीजिए, क्योंकि दर्शक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए लेवल्स को लेकर। एक शॉर्ट में लेवल समझा दीजिए। केएसबी करंट मार्केट 770 पर हम लोग बाइंग ले सकते हैं, 770 टारगेट 815, 880, 2 टारगेट्स के हम चेस करेंगे। स्टॉप लॉस है 730 विच इज मोर देन इनफ। ठीक है, बिल्कुल। JWL वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, ये है JWL अभी 260 के पास में है।
मार्केट में मेरे ख्याल से आपको 270 के आसपास मिलेगा आज ये। यहाँ से आप लोग 280 से लेकर के 335, दूसरा टारगेट काफी दूर है, ध्यान से समझ लीजिए, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है, तो आप उसको चेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 250 का। आई होप दिस इज क्लियर। जी बिल्कुल क्लियर है। जुपिटर वैगन्स और केएसबी पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं आज के सेशन में, ये मैम की राय है। मैम डिस्क्लेमर दे दीजिए, समय हो चुका है। जी, काफी सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं एंड कई स्टॉक्स हमारे मेंबर्स के पास, जैसे मैंने बताया, हिंद कॉपर, जिंक, मेंबर्स को रेकमेंड किए थे, अच्छे परफॉर्म किए, बट अभी भी जो उनमें आउटलुक है, सेम आउटलुक हमने मेंबर्स को भी रेकमेंड करके रखा है। दैट्स द डिस्क्लोजर कि ओपन पोजीशन इन्वेस्टिंग के लिए है। एज फार एज इज माई पोर्टफोलियो, मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे कोई स्टॉक नहीं है जिसका नाम आज मैंने अपने मुंह से लिया हो और वो हो मेरे पोर्टफोलियो में। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, समझ के काम कीजिए। जी Thanks a lot बिल्कुल, for जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।